अफगानिस्तान के घोर में उस वक्त अलाउद्दीन की हुकूमत थी जो गजनवी सल्तनत के मातहत थी। सुल्तान महमूद गजनवी के मौत के बाद जब गजनवी सल्तनत कमज़ोर होने लगी तो दूसरे रियासतों के साथ ही अलाउद्दीन ने भी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया और घोर को एक आज़ाद रियासत घोषित करके वहाँ का सुल्तान बन गया। 1175 में अलाउद्दीन के मौत के बाद उसके दो भतीजों गियासुद्दीन और शहाबुद्दीन के पास यह सल्तनत आ गई। गियासुद्दीन इस छोटी सी घोर सल्तनत का सुल्तान बना, जबकि उसका भाई शहाबुद्दीन के हाथ में उसकी फ़ौज की पूरी कमान आ गई। ये वही शहाबुद्दीन है जिसे आज दुनिया शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है। जैसे ही मोहम्मद गौरी को फ़ौज की कमान सौंपी गई, वैसे ही गौरी सल्तनत ने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी सरहदों को बढ़ाना शुरू कर दिया था और 1178 में उसने मुल्तान, इसके बाद 1186 में लाहौर को जीता जो उस वक्त तक गजनवी सल्तनत के पास थी। इसके बाद अब उसकी नज़र भटिंडा पर थी जो उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास थी। ये वही राजपूत राजा है जो आज भी हिंदुस्तान के सबसे बड़े, होशियार और ताकतवर राजा माने जाते हैं, जिन पर कई फिल्में और सीरियल्स बन चुके हैं और बनते रहते हैं, जिनका राज उस दौर में आज के दौर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े इलाकों में फैला हुआ था। हरियाणा और पंजाब के वह इलाके जो उस वक्त तक मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में नहीं आए थे, वह भी राजा पृथ्वीराज चौहान के ही अंदर आया करता था। यानी कि अगर हम यह कहें कि राजा पृथ्वीराज चौहान का राज ही उस दौर में भारत का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर राज था, तो शायद यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। इतिहासकार लिखते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की तरफ सबसे पहले एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपनी अधीनता स्वीकारने और इस्लाम कबूल करने को कहा, जिसको राजा पृथ्वीराज चौहान ने सिरे से नकार दिया। दूध के खाली हाथ लौटने के बाद उसने सबसे पहले धावा बोला भटिंडा पर। भटिंडा के किले पर गौरी का कब्जा होते ही दिल्ली के कान खड़े हो गए। राजा पृथ्वीराज चौहान को यह समझ आ गया था कि गौरी कोई मामूली हमलावर नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने सारे सहयोगियों को लामबंद करना शुरू कर दिया और मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए चल पड़े। जब गौरी ने भटिंडा पर कब्जा किया, तभी पृथ्वीराज चौहान को यह समझ आ चुका था कि देर सवेर दिल्ली पर भी हमला होने वाला है। वह भी जोरों शोर से युद्ध की तैयारी करने लगे और साल 1191 में दिल्ली से करीब 150 किलोमीटर उत्तर में तराइन में दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। इतिहासकारों में इस बात को लेकर के कई मत है कि किसकी सेना ज़्यादा ताकतवर थी। कुछ रेफरेंसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना की संख्या करीब 2 लाख बताई जाती है, जबकि आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि यह संख्या 50,000 के आसपास थी। पर एक बात जो सारे इतिहासकार मानते हैं वह यह है कि राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना मोहम्मद गौरी की सेना से बड़ी थी। संख्या में कम होने के बावजूद गौरी के पास घुड़सवार तीरंदाज थे। इन्होंने पैदल पृथ्वीराज चौहान की सेना को खूब परेशान किया था। पृथ्वीराज चौहान की सेना जैसे ही आगे बढ़ती, गौरी की सैनिक उन पर तीरों की बौछार कर देते। इससे उनकी रफ्तार तो कम होती ही, साथ ही उनका काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। लेकिन ये तब तक मुमकिन था जब तक दोनों सेनाओं में दूरी थी। इसलिए राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना को चौतरफा हमला करने का हुक्म दे दिया और पहली बार में ही मोहम्मद गौरी की पूरी फौज तितर बितर हो गई। मोहम्मद गौरी जो अपनी फौज के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि सेंटर पॉइंट में लड़ रहा था, उसे राजा पृथ्वीराज चौहान के भाई ने देख लिया। पृथ्वीराज चौहान के भाई ने मोहम्मद गौरी के करीब जाकर अपनी तलवार के जरिए मोहम्मद गौरी पर एक ऐसा वार किया जिसे मोहम्मद गौरी बर्दाश्त न कर सके और अपने घोड़े से नीचे गिर गया। मोहम्मद गौरी का बस अपने घोड़े से नीचे गिरना था कि जंग में मौजूद फौज को यह महसूस हुआ कि हमारा सरदार यानी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मौत हो गई है, और बस मोहम्मद गौरी की पूरी फौज ने जंग का मैदान छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। अफगान फौज के भागते ही राजा पृथ्वीराज चौहान को भी फतह हासिल हो गई, और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान की फौज भी अपनी जीत का जश्न मनाते हुए यह समझकर वापस हो गई कि शायद शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मर चुका है। कुछ देर के बाद ही कुछ अफगान फौज अपने सरदार को ढूंढते हुए मैदान जंग में वापस आए। मोहम्मद गौरी ने अपने सिपाहियों को देखा तो उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें पुकारा। सारे सिपाही अपने जख्मी सरदार को लेकर सीधे अफगान वापस चले गए, जहां पर जाकर के मोहम्मद गौरी की बड़ी अच्छी तरीके से इलाज किया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि इस हार की वजह से मोहम्मद गौरी के ईगो को एक गहरा झटका लगा था। मोहम्मद गौरी ने कसम खाई कि जब तक वह अपने इस हार का बदला नहीं लेगा, तब तक ना तो वह अपने कपड़ों को अपने जिस्म से उतारेगा, ना ही वह रात के वक्त तन्हाई में अपनी बीवियों का शक्ल देखेगा, और जब तक अपने हार का बदला नहीं लेगा तब तक वह ज़मीन पर ही सोया करेगा। और एक बार फिर से वह जंग करने की तैयारी शुरू कर दी। लगातार 1 साल की लंबी तैयारी करने के बाद मोहम्मद गौरी लगभग 1,20,000 की फौज तैयार करने में
कामयाब हो गया और आखिरकार 1192 में मोहम्मद गौरी ने अपनी इस बड़ी फौज के साथ राजा पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत पर हमला करने का इरादा किया। मोहम्मद गौरी की यह भी ख्वाहिश थी कि वह पृथ्वीराज चौहान को उसी जगह पर हराए जहां पर उसे हराया गया था, इसलिए वह अपनी पूरी फौज को लेकर के तराइन के उसी मैदान में पहुंचा जहां पर तराइन की पहली जंग हुई थी और जिस पर उसे हार नसीब हुई थी। दूसरी तरफ राजा पृथ्वीराज चौहान को जब इस बात की खबर मिली कि मोहम्मद गौरी 1,20,000 की एक बड़ी फौज लेकर के हमसे मुकाबला करने के लिए आ रहा है, तो पृथ्वीराज चौहान ने भी अपनी एक बड़ी फौज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने आसपास के छोटे मोटे राजाओं को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया, जिसकी वजह से अब पृथ्वीराज चौहान की फौज 3 लाख की आंकड़ा पार कर चुकी थी, जिनमें पैदल सेनाएं, घुड़सवार और हाथियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। आखिरकार 1192 में यह दोनों एक बार फिर से उसी जगह पर उसी मैदान में आमने सामने आ डटे, जिसमें पहले भी एक बार लड़ाई हो चुकी थी, क्योंकि पहली जंग में राजपूतों ने मोहम्मद गौरी की फौज को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हराया था। इसलिए इस बार उनके हौसले काफ़ी बुलंद थे और उन्हें यह यकीन था कि वह आसानी से मोहम्मद गौरी की इस फौज को भी हरा देंगे, क्योंकि इस बार भी उनके पास गौरी के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा फौज मौजूद थी। जंग से सिर्फ एक दिन पहले राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की तरफ एक खत रवाना किया, जिस खत में यह लिखा हुआ था कि शहाबुद्दीन, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो कम से कम अपने गरीब सिपाहियों पर रहम करो। अगर तुम अभी भी वापस चले जाओगे तो हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे और तुम्हें आराम से जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम हमसे लड़ने की कोशिश करोगे तो याद रखो, न सिर्फ तुम हारोगे बल्कि जलील होकर के तुम्हें मैदान जंग से भागना पड़ेगा। यह पढ़ करके मोहम्मद गौरी ने बड़े ही सब्र के साथ काम लिया। उसने राजा पृथ्वीराज चौहान के इस खत का बड़े ही समझदारी के साथ जवाब दिया और जवाब में लिखा कि ऐ राजा पृथ्वीराज चौहान, मैं अपनी सल्तनत का खुद मालिक नहीं हूँ, बल्कि मैं अपनी फ़ौज का एक सिपह सालार हूँ और मेरी सल्तनत का सुल्तान मेरा बड़ा भाई गियासुद्दीन है। इसलिए मैं तुमसे सुलह करने से पहले अपने भाई की इजाज़त लेना पसंद करूँगा, उसके बाद ही तुम्हें जवाब दूंगा। जैसे ही यह खत राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँचा तो राजपूत फौज को मोहम्मद गौरी की यह नरमी देख करके ऐसा लगा मानो अब यह जंग टल जाएगी, और इसलिए पूरी राजपूत फौज ने रात में जंग की तैयारी करने के बजाय अपने ऐशो इशरत और नाच गाने में बिजी हो गई। वहीं दूसरी तरफ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने रात में ही अपनी फ़ौज को तैयार करना शुरू कर दिया था। अगले दिन जब सुबह का सूरज निकला तो जहां एक तरफ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की पूरी फ़ौज लंबी कतारों में जंग करने के लिए तैयार खड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजपूत की पूरी फ़ौज अपने अपने खेमों में सो रही थे, क्योंकि उन लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने पूरी रात जश्न मनाया था। जैसे ही राजपूत फौज को खबर मिली कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की पूरी फौज जंग करने के लिए सब बना करके खड़ी है, तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने जल्दबाजी में उठकर अपने कतार बनाना शुरू कर दिया। जंग के शुरू में जो तेज़ी और चुस्ती अब इन सिपाहियों में नज़र आ रही थी, वह राजपूत सिपाहियों में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। साथ ही इस बार गौरी की फौज सीधा भिड़ने के बजाय अपने घुड़सवार तीरंदाजों से दूर से ही चौहानों की फौज पर तीरों की बारिश करते रहे और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाते रहे। राजा पृथ्वीराज चौहान की फौज चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी दिन के आखिरी वक्त तक अफगान फौज राजपूतों को शिकस्त देने में नाकाम रही, क्योंकि राजपूत भी राजपूत थे, उन्हें हराना इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी दिन के बिल्कुल आखिरी वक्त में जब दोनों फौजें आपस में लड़ते लड़ते थक कर चूर हो गए थे, तो मोहम्मद गौरी ने अपने उस 12,000 की फौज को हमला करने का ऑर्डर दे दिया, जिसे मोहम्मद गौरी ने बचा कर रखा था कि जब दोनों फौजें आपस में लड़ते लड़ते थक जाएं तो एकदम से ताज़ा दम 12,000 की फौज उन थके हुए राजपूतों पर हमला कर दे। और यकीनन मोहम्मद गौरी का यह प्लान कामयाब रहा। जैसे ही उन 12,000 फौजियों ने राजपूतों की लाखों की फौज पर हमला किया तो वह इसको बर्दाश्त न कर सके और जरा सी देर में ही लाखों की फौज तितर बितर हो गई। कुछ देर के अंदर ही 12,000 की फौजियों से न लड़ पाने की वजह से लाखों की फौज भागने पर मजबूर हो गए। राजा पृथ्वीराज चौहान, जो खुद एक हाथी पर सवार होकर के लड़ रहा था, उसने जब पलटकर अपने भागते हुए फौजियों को देखा तो वह भी अपने हाथी से उतरकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथी से उतरते ही उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और फिर कैद में ही उसे कत्ल कर दिया गया था। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों का यह भी मानना है कि राजा पृथ्वीराज चौहान को कैद में नहीं बल्कि खुद उसकी सल्तनत की राजधानी यानी अजमेर लाकर कत्ल किया गया था। इसके अलावा भी राजा पृथ्वीराज चौहान की मौत से जुड़ी बहुत सारी बातें लोगों के बीच घूमती रहती हैं। मोहम्मद गौरी की इस जीत के साथ ही अब गौरी सल्तनत भी बहुत बड़ी
हो चुकी थी, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके के साथ साथ भारत में बिहार तक के इलाके में फैल चुकी थी। इस जीत के फौरन बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने जीते हुए लगभग सभी इलाकों को अपने गुलामों के हवाले किया और वो खुद अफगानिस्तान की तरफ रवाना हो गया। उस दौर में ही मोहम्मद गौरी के भाई यानी कि गियासुद्दीन का भी इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी मौत के बाद गजनी के लोगों ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को अपना सुल्तान बना लिया और बस यहीं से मोहम्मद गौरी को अब सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाने लगा। मोहम्मद गौरी की क्योंकि कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में अक्सर यह कहा करते थे कि मेरे वारिस मेरे ग़ुलाम हैं, और यही वजह थी कि जब मोहम्मद गौरी का इंतकाल हुआ तो उनकी सल्तनत उनके ग़ुलामों में बांट दी गई। भारत के जीते हुए तमाम इलाके मोहम्मद गौरी के उस ग़ुलाम के हिस्से आई, जिसे आज हम सब लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो न सिर्फ हमारे देश भारत के पहले मुस्लिम सुल्तान बने, बल्कि उन्होंने ही उस कुतुब मीनार की बुनियाद भी रखवाई थी, जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। फिलहाल आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें।